Hello everyone, welcome to CGB Mentors family. And I would want to take this moment to congratulate Shubham, who has cleared NABARD Grade A. So a very congratulations from CGB team to you, Shubham. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में था और हम्म, ऑलमोस्ट मेरा सेचुरेशन एक आ ही गया था पढ़ाई का। तो हम्म, समझ ले कि एंड मोमेंट पे आते आते मेरा जॉब लगा है। तो हम्म, एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन है कि एक अच्छे नोट पे ये जर्नी मेरी एंड हुई है यहाँ पे। तो हम्म। उसका एक सेटिस्फेक्शन है अभी। चलो, बहुत 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 अच्छी बात। सो फर्स्टली अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे सो दैट पीपल अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर यू कम एंड हाउ डिड यू डिसाइड टू प्रिपेयर फॉर NABARD एग्जामिनेशन? यस सर। तो सर शुभम साबले मेरा नाम है। मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश की। और एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग का है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने करी भोपाल से। 2014 में मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए मैं गया। वहाँ पे हम्म, कंटिन्यूस 6 अटेम्प्ट्स 2014 से लेके 20 तक उसी में इन्वॉल्व रहा काफ़ी डेडिकेटली। और हम्म। उस टाइम कोई और एग्ज़ाम मैंने नहीं दिए थे। अ, अच्छा। उस 6 साल के इंटरवल में खाली यूपीएससी पे ही स्टिक रहा मैं। फिर हम्म, उसके बाद लगा कि अब काफ़ी टाइम निकल चुका है ऑलरेडी और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है उसमें। एक मेंस लेवल तक ही जा पा रहा था मैं यूपीएससी में। तो फिर रेगुलेटरी बॉडीज के एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि एक तो थोड़ा शॉर्ट साइकिल है एग्ज़ाम के और रेगुलर हम्म, रिक्रूटमेंट इसमें आता है। एक ट्रांसपेरेंसी है प्रोसेस में पूरा। और एक यूपीएससी का भी बैकग्राउंड इसमें हेल्प करता है, हम्म। नाबार्ड आरबीआई से भी इसमें थोड़ा। तो और कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी नाबार्ड में वर्किंग थे मेरे, तो अच्छा। उनके थ्रू भी नाबार्ड को जानता था, लेकिन उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था सिलेबस का। तो मुझे भी एक ऐसा एग्जाम चाहिए था कि जिसमें मैथ्स रीजनिंग इसका उतना रोल ना हो, क्योंकि हम्म, मेरा स्ट्रेंथ नहीं था। मुझे था कि जो जीएस जो यूपीएससी का है वो थोड़ा यूज हो जाए। तो हम्म, उसमें ये सब एग्जाम काफ़ी फिट बैठ रहे थे, नाबार्ड खासकर। तो वहाँ हम्म। से फिर नाबार्ड और सेबी ये सब एग्जाम मैंने टारगेट किया, एफएससीए। और ओके। इस तरीके से इस तरफ फिर रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ शिफ्ट हुआ। अच्छा, तो ये नाबार्ड का आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये सर मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था नाबार्ड का, और थर्ड कंटिन्यूस ये मेरा इंटरव्यू था। अच्छा, तो अच्छा, दो अच्छा। 22 23 या 24 ये कंटिन्यूसली मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रहा था। और हम्म, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेंस तक पहुंचा था, मेंस क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा, अच्छा। तो सेकंड अटेम्प्ट में ही नबार्ड के इंटरव्यू में पहुंच गया था। तो मुझे लगा कि नबार्ड थोड़ा मैं काफ़ी क्लोज आ गया हूँ इस एग्ज़ाम के, तो इसलिए उस पर स्टिक भी रहा। और उसके हम्म, साथ में फिर एक एक एग्ज़ाम और कोई पे फोकस करता था रेगुलेटरी बॉडीज़ में ही। हम्म, तो क्योंकि मैथ्स उतना अच्छा नहीं था, तो आरबीआई ट्राई किया, लेकिन उसका प्री मेरा क्लियर नहीं हो रहा था। तो फिर हम्म, मैं सेबी की तरफ गया। सेबी आईएफएससीए ये सब एग्ज़ाम नबार्ड के साथ देता था, लेकिन हम्म, प्राइम फोकस मेरा नबार्ड ही था, क्योंकि एक थोड़ा कनेक्ट कर पा रहा था नबार्ड के साथ में, थोड़ा छोटी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हुए। और तो थोड़ा एक इंटरेस्ट उस फील्ड में डेवलप हो गया था मेरा पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए भी अच्छा, अच्छा। नबार्ड और प्रैक्टिकली भी एक एग्ज़ाम क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगा कि हम्म, नबार्ड एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। तो फाइनली थर्ड इंटरव्यू में फिर सिलेक्शन हो गया। अच्छा, अच्छा। सो बहुत अच्छी बात। सो एक चीज और कि
सिंस आपने 2-3 बार से इंटरव्यू दे रखा है, तो आपको क्या लगा कि इस बार आपने क्या एक्स्ट्रा किया जिसकी वजह से आपको इस बार सक्सेस मिली? पर सर मैंने थोड़ा अपना इंटरव्यू से रिलेटेड थोड़ा प्रोफाइल बिल्ड करने पे काम किया। हम्म। तो मुझे लगता है मेरा डेफ थोड़ा वीक था 2 बार से। ओके। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से आता हूँ और थोड़ा गैप भी मेरा काफ़ी हो चुका था। हम्म। और डेफ में थोड़ा नबार्ड रिलेवेंट लिखने के लिए कुछ था नहीं मेरे पास। हम्म। तो मुझे लगता है वहाँ से थोड़ा इंटरव्यू मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था, मैं जिस डायरेक्शन में चाह रहा था उसमें वो नहीं चल पा रहा था। हम्म। और वो मतलब चीज़ कम्युनिकेट नहीं हो पा रही थी 2 बार से। ओके। तो थोड़े एवरेज मार्क्स ही मुझे मिले। तो इस बार मैंने हम्म। कुछ सर्टिफिकेशन किए और ओके। कुछ वर्कशॉप सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और हम्म। कुछ वर्कशॉप अटेंड करी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है। फिर हम्म। कुछ एफपीओ में विजिट किया, जो हम्म। नबार्ड जिसको हम्म। सपोर्ट करता है अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो हम्म। बहुत सारे कीवर्ड्स ट्राई किए कि अपने डेफ में रखूं। तो इंटरव्यू फिर उसी डायरेक्शन में मेरा चला। उन्होंने इस बार गैप ईयर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, एक भी क्वेश्चन हम्म। नहीं पूछे। हम्म। तो एक इंटरव्यू काफी ओपिनियन बेस्ड इस बार इंटरव्यू हुआ। लास्ट 2 टाइम से मेरे इंटरव्यू काफी फैक्चुअल हो रहे थे, तो मेरे को हम्म। ज्यादा स्कोप नहीं मिल रहा था अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो इस बार काफी ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू हुए, तो उसमें मैं काफी, मुझे लगता है थोड़ी पर्सनालिटी मेरी वहाँ निकल के आई वहाँ पे। और थर्ड इंटरव्यू था मेरा, उसको भी मैंने ट्राई किया कि उसको हाईलाइट करूँ। हम्म। तो ये सब के कारण इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ, काफी सेटिस्फेक्शन था जब इंटरव्यू देके बाहर निकला था। तो हम्म। शायद इस वजह से इस बार इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिले होंगे। हम्म। क्योंकि सर नबार्ड में जैसा भी आप भी जानते हैं कि इंटरव्यू में स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। क्योंकि मेंस में उतना मार्जिन नहीं मिलता है मार्क्स का। मैक्सिमम आप 5-6 मार्क या मैक्सिमम हो सके तो 10 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर हम्म। नहीं कर सकते कट ऑफ से ज़्यादा। तो हम्म। इंटरव्यू में 40-45 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो हम्म। शायद इस बार वो सारी चीज़ें वर्क करी मेरे लिए, और इस वजह से शायद अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में मिले होंगे। सो आप सर्टिफिकेशन बताना चाहेंगे, आपने कौन सा सर्टिफिकेशन किया जो आपको हेल्प किया? यस सर। सर आईआईबीएफ का एक क्लाइमेट फाइनेंस एंड सस्टेनेबल फाइनेंस एंड क्लाइमेट रिस्क के ऊपर एक सर्टिफिकेशन किया था। इसके हम्म। अलावा प्रिसीजन फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन पे कुछ वर्कशॉप अटेंड करी थी। एक हम्म। विकसित भारत के ऊपर एक वर्कशॉप अटेंड करी थी, स्ट्रेटेजीज हम्म। फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हम्म। और फिर एक एफपीओ है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, वो काफ़ी अच्छा स्केल कर गया है वो, मतलब वन ऑफ हम्म। द बेस्ट परफॉर्मिंग एफपीओ ऑफ नबार्ड है। तो ओके। उसमें मैं एक विजिट किया वहाँ पे, और मिलेट हम्म। बेस्ड एफपीओ था वो। तो वो भी मैंने हम्म। मेंशन किया मिलेट को। तो मिलेट भी एक तरीके से कीवर्ड हम्म। हो गया, तो मिलेट पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछे। हम्म। तो ये सब थोड़े मेरा एक इंक्लिनेशन शो हो गया इससे, थोड़ा एग्रीकल्चर और इस सेक्टर की तरफ, ये जो भी मैंने किया तो वो शायद मेरे फेवर में हुआ इस बार। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि आपने अपने इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के बेसिस पे ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करी, एंड दैट नॉट ओनली हेल्प्स यू इम्प्रूव द नॉलेज, आपने फिर ग्राउंड लेवल पे काम कैसा होता है वो भी आपने देखा। यस सर। तो नेचुरली ये हेल्प तो करती है, अपार्ट फ्रॉम सर्टिफिकेशन दैट यू ऑलरेडी डन। सो बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट, सो वील गो फेजेस वाइज। सबसे पहले हम लोग फेज सर वन का कोशिश करते हैं। सो फेज वन के लिए आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं नाबार्ड में, स्पेशली इवन दो क्वालिफाइंग है, बट स्टिल हम लोग को मिनिमम कट ऑफ तो क्लियर करना ही पड़ता है। तो उसके यस सर। रिगार्डिंग क्वालिफाइंग सेक्शन और मेरिट सेक्शन, पहले क्वालिफाइंग कर लेते हैं। क्वालिफाइंग के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी इस बार? सर क्वालिफाइंग के लिए मेरा ये था कि उसमें टेस्ट ज़्यादा दूं मैं, क्योंकि हम्म। इसमें सारे सेक्शन निकालना ज़रूरी है। जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और ये, हम्म। मतलब इनसे मैं था कि टेस्ट सीरीज से इन सबको सॉल्व करूं। और जो मेन हम्म। सब्जेक्ट्स है अपने एआरडी, ईएसआई और जीए, वो हम्म। मेरा प्लान था कि फेज 1 और फेज 2 के लिए हॉलिस्टिकली अभी से फेज 1 के पहले ही वो दोनों कर ले। हम्म। तो स्कीम्स एंड एआरडी स्टैटिक मैंने फेज 1 के पहले ही हॉलिस्टिकली उसको हम्म। प्रिपेयर कर लिया था, हम्म। पीआईबी एंड स्कीम्स एंड ऑल। और जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, ये वाला जो सेक्शन है, इसको मेनली हम्म। टेस्ट सीरीज और टेस्ट के क्वेश्चंस के थ्रू टैकल करने की कोशिश करी। तो इससे हम्म। एक टाइम मैनेजमेंट का मुझे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि हम्म। फेज 1 में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
और सारे सेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। और नाबार्ड अभी हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ सेक्शन में वो थोड़ा ट्रिकी रहता है, कोई ना कोई सेक्शन। इस बार जैसे जीए था, वो सेक्शन जीए में बहुत हम्म लोगों लिए सेक्शन क्लियर ना कर पाए, तो हो सकता है कि हम्म अगली बार कोई ना कोई और सेक्शन में वो उसको टफ बना दे। तो एक हम्म एग्जाम अवेयरनेस भी आ जाती है टेस्ट सीरीज दो तो, कि अगर पेपर टफ आ गया तो वो एक रियल एग्जाम सिचुएशन में अपने को एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर एग्जाम टफ आ गया है तो अपन ज़्यादा नेगेटिव ना करें, और एक दो मार्क्स अगर आ गए हैं तो उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें। तो ये थोड़ा हम्म स्मार्टनेस एग्जाम में होना चाहिए। तो ये टेस्ट सीरीज इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप जितने टेस्ट दोगे तो एक हम्म टाइम मैनेजमेंट वहाँ सीख जाओगे। और हम्म बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स है जैसे एआरडी और ईएसआई, इनका होलिस्टिकली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फेज वन के पहले ही फोकस किया, क्योंकि ये हम्म ऑब्जेक्टिव बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑब्जेक्टिव जो हम्म कंसोलिडेट होने में थोड़ा टाइम टेकिंग है। फेज टू के बाद आपके दूसरे और भी एरियाज होते हैं जहाँ काम करना होता है, तो इसलिए इसको पहले ही करके रख लिया था। हम्म, ठीक है। सो तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक जनरल क्वेश्चन रहता है कि फेज वन की अलग से करें या फेज टू की अलग से करें। जबकि इफ वी फोकस ऑन ईएसआई एआरडी तो वो तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करके चलनी पड़ेगी, दोनों सेक्शन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि करेक्ट। थोड़ा अभी पढ़ें थोड़ा बाद में पढ़ें। ठीक है। सो यस सर। अब ईएसआई स्पेसिफिकली अगर पकड़े हम लोग, तो ईएसआई में आप क्या स्ट्रैटेजी रखे थे? मतलब आपने क्या क्या एरियाज कवर करने की सोची थी, एंड देन हाउ डिड यू अटेम्प्ट ट्राई टू रिवाइज ऑल दोस थिंग्स एंड अटेम्प्टेड पेपर? सर ईएसआई को अगर हम देखें तो ईएसआई में मेरे ख्याल से दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ईएसआई करंट अफेयर एंड हम्म पीआईबी एंड देन हम्म स्कीम्स। तो स्टैटिक में मैं ज़्यादा गया नहीं ईएसआई के, क्योंकि हम्म ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टैटिक पोर्शन। तो हम्म मेरा हम्म फोकस था कि पीआईबी को जितना हो सके रिवाइज करूँ। और पीआईबी नोट्स बनाने में उतना ये बहुत एफिशिएंट नहीं है नोट्स बनाना, क्यों हम्म नेचुरली मैं मुझे लगता है कि मैं उसमें बहुत टाइम लेता हूँ। तो हम्म मेरा हम्म ये था कि प्रिंट आउट निकाल के ही उसमें मार्क करके उसको हम्म मल्टीपल टाइम रिवाइज करने का मेरा फोकस होता था, कि 7-8 टाइम्स एक डॉक्यूमेंट जो भी उसको रिवाइज करना चाहिए। हम्म तो ईएसआई के लिए मेनली स्कीम्स, करंट अफेयर एंड पीआईबी, इसी पे मैं स्टिक रहा। हम्म। नहीं नहीं, ये क्योंकि आपने बहुत मल्टीपल अच्छी बात, हाँ ये आपने जैसे बहुत मल्ट अच्छी बात बोली। क्योंकि यस। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कितनी बार रिवाइज करें। हम उनको बोलते हैं कम से कम 3 बार रिवाइज करो। एंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स कैन सी दैट शुभम हैज रिवाइज एटलीस्ट 7 to 8 times, एंड दैट्स व्हाट द रिजल्ट शोज ना, दैट ही इज बीन गिविंग इंटरव्यू ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो आपको ये रिवीजन करना ही पड़ेगा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट शुभम, रिवीजन के लिए? सर डेफिनेटली, क्योंकि नबार्ड एक करंट बेस्ड एग्जाम है, इसमें आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी इंटेंसिटी से पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो 3-4 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के हम्म पहले के। तो रिवीजन तो सबसे ज़रूरी है इसमें। 7 टू जो भी अपने आप अगर सोर्सेज जो भी है आपके, उसको मल्टीपल रिवीजन करेंगे तभी वो एक आपका मेमोरी में आ पाएंगे, नहीं तो फिर एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। क्योंकि हम्म स्टैटिक थोड़ा स्टैटिक ही है एक तरीके से, जो भी करंट अफेयर भी आ रहे हैं तो उसमें भी स्टैटिक पोर्शन होता ही है। तो हम्म वो तभी आपकी मेमोरी में रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे डेटा हो जाते हैं एंड तक याद करने के। थोड़े हम्म फैक्ट्स फिगर भी से भी कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनेशन में। तो वो तभी हम्म पॉसिबल है, नहीं तो फिर एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है अगर रिवीजन अच्छा नहीं है। तो हम्म। सब वहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा फिर। हाँ सही बात है, एकदम सही। सो अब आते हैं हम लोग एआरडी पे। एंड स्पेशली आई वांटेड टू नो बिकॉज आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं। तो एआरडी वाज इन माय ओपिनियन, जब भी आपने नाबार्ड शुरू किया होगा तो आपके लिए एकदम नया होगा। तो आपने इसको अप्रोच कैसे किया एज अ सब्जेक्ट, एंड व्हाट हाउ डिड यू डू इट? सर एआरडी मुझे लगता है कि हर एग्जाम की एक स्पेसिफिक डिमांड होती है। तो जो नबार्ड एग्जाम में डिफरेंट है वो मेरे लिए एआरडी ही था, हम्म क्योंकि इसमें ये एग्रीकल्चर से जो बच्चे आते हैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, उनके लिए काफ़ी इजी है। तो उनके साथ compete करने के लिए ये सेक्शन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हम्म तो ये सेक्शन के लिए सर मैंने बुक्स तो रेफर नहीं करी, कि जो कोचिंग के नोट्स होते हैं उसी पे मैं रिलाई करा, क्योंकि नहीं तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोचिंग के हम्म नोट्स पे ही मैंने ट्रस्ट किया, जो हम्म मेरे सोर्सेज थे उसी को हम्म मल्टीपल टाइम रिवाइज रिवीजन किया।
हम्म और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा एआरडी जो सेक्शन है उसमें नबार्ड और टेक्निकल में जा रहा है, तो ये हम्म सेक्शन को और अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि थोड़े काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मेंस में भी आए थे और प्री में भी। तो हम्म मुझे लगता है कि जो कोर एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहा है थोड़ा ईआरडी वाला हम्म सेक्शन। पहले ऐसा होता था कि करंट अफेयर प्लस स्टैटिक होता था, तो करंट अफेयर से भी काम चल जाता था, जो स्कीम्स एंड हम्म वो सब रहती थी। हम्म लेकिन अभी स्टैटिक का वेटेज बढ़ रहा है मेरे ओपिनियन में, खासकर एआरडी सब्जेक्ट में। तो हम्म एआरडी अभी और अच्छे से करने की ज़रूरत है। हम्म। लेकिन ठीक एक है। बात और कहूंगा कि सर इसके लिए मतलब एक लिमिट तक ही उसको कर सकते हैं। उसमें Yes. अगर बहुत सारी बुक्स पढ़ने के ट्राई करेंगे तो उतना उसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो हम्म कुछ थोड़ा और उसमें इंक्रीज करना चाहिए नॉलेज को, लेकिन एक उसकी एक लिमिट है, तो वो उसको एक बैलेंस करके करना चाहिए। और वो लिमिट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कंटिन्यूसली देखते रहे तो उससे डिसाइड हो जाएगी यस कि सर। आप उस लेवल तक, उस डेप्थ तक आप करेक्ट। लोग प्रिपेयर कर ले। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर अब हाँ ऑब्जेक्टिव। सर मेरा एक और यस प्लीज टेल। एक चीज और कहना चाहूंगा कि सर मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना चाहिए। जैसे हम प्रीवियस ईयर भी देखते हैं तो कुछ रैंडम क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो अगर हम हम्म हर क्वेश्चन को एनालाइज करते बैठे कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए हम्म ही होते हैं, तो हम्म उनको छोड़ ही देना चाहिए। उसके हर क्वेश्चन का हम्म। ओवर एनालाइज करेंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम यस क्रैक करना। यस यस। तो एक ओवरऑल ट्राई करें कि वो यूज करके ही हम सॉल्व करने की कोशिश करें। यस, ये आपने दिस इज समथिंग विच इज वेरी करेक्ट, क्योंकि हम लोग सिविल्स में भी देखते हैं, सिविल्स में भी एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके पीछे सब लोग पागल हो जाते हैं कि कहाँ से आया। जबकि आप मेजोरिटी देखेंगे कि वो स्टैटिक पोर्शन कवर अगर आप ढंग से करोगे तो आप सिविल्स का भी प्री हर बार निकाल लेंगे। वेरी करेक्ट। सो करेक्ट सर, करेक्ट। दिस इज ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली। अब फिर डिस्क्रिप्टिव भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रहता है। आप तो सिविल्स बैकग्राउंड से थे, सो आई एम अज्यूमिंग कि इट हेल्प यू। बट एक यस नॉर्मल सर, एस्पिरेंट डेफिनेटली। के लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए जो वो डरता है, इवन दो डरना नहीं चाहिए बट हाउ यस सर। हाउ कैन समवन प्रिपेयर फॉर डिस्क्रिप्टिव, और आप उसको कैसे आसान बनाएंगे? डिस्क्रिप्टिव में सर मैं ये कहूँगा कि नाबार्ड में का जो सिलेबस है वो उसके हर उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए पहले तो, और उसके टॉपिक वाइज नोट्स बना लेना चाहिए। क्योंकि हम्म डिस्क्रिप्टिव अभी देख यूपीएससी में डेफिनेटली जो यूपीएससी से आ रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, डिस्क्रिप्टिव उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन जो जिन्होंने यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं किया है उनको थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा। हम्म क्योंकि पीएससी में है। और डिस्क्रिप्टिव में ये कहूँगा कि खुद का ही एफर्ट यहाँ पे ज़्यादा है। आपका ज़्यादा कोई कोचिंग इधर हेल्प नहीं कर सकती डिस्क्रिप्टिव में। इधर खुद हम्म की प्रैक्टिस और खुद के नोट्स ही ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो हम्म वहाँ पे टॉपिक वाइज नोट्स बनाना चाहिए हर टॉपिक के। खासकर जो ईएसआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो हम्म वहाँ पे स्टैटिक प्लस डायनेमिक नोट्स हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए, शॉर्ट में, बहुत डिटेल में भी नहीं। और थोड़ा ब्रॉड डेटा अगर प्रिपेयर कर ले हर टॉपिक्स के, बहुत माइन्यूट डेटा में नहीं जाना चाहिए, ब्रॉड डेटा अगर प्रिपेयर कर ले हर टॉपिक्स के। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में हम नोट्स बनाने हैं, तो हम्म उसके उसके रिलेटेड ब्रॉड डेटा ये हो सकता है कि फूड प्रोसेसिंग में कितना कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, कितना एम्प्लॉयमेंट वो देता है। तो इस तरीके के हम्म डेटा थोड़े वैल्यूएट कर सकते हैं अपने आंसर्स को। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये नोट्स बना के फिर टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और मैं कंटिन्यूअसली काफ़ी अच्छा स्कोर मेरा रहा है डिस्क्रिप्टिव में। लास्ट ईयर 45 मार्क्स मुझे मिले थे डिस्क्रिप्टिव में। ओके। तो मैं ये कहूँगा कि वर्ड लिमिट प्लस गुड कंटेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की है डिस्क्रिप्टिव में स्कोर करने का। क्योंकि अब हम्म 3-4 साल हो चुके डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, तो आप हम्म 600 वाले जो वर्ड्स के इसमें 400 नहीं लिख के आ सकते, वहाँ पे आपको 550 वर्ड्स के अराउंड लिख के आना चाहिए। उसके साथ अगर उस एग्जैक्टली। अपना कंटेंट अच्छा है, सिंपल वे में अगर स्ट्रक्चर है, तो फिर डेफिनेटली अच्छे मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में मिल सकते हैं। यस यस, वेरी करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फेज टू। डिस्क्रिप्टिव के लिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यस प्लीज। डिस्क्रिप्टिव में सारे टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है।
आप ये ना सोचे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का हर टॉपिक पे आपका कंटेंट तैयार होना चाहिए, क्योंकि नबार्ड हमने लास्ट ईयर देखा कि थोड़े नॉन हम्म इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो थोड़े हमें लगता है हो सकता है इंपॉर्टेंट नहीं हो, हम्म। लेकिन उससे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए। तो यस। अपने मन में ये परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नहीं है। सिलेबस का हर टॉपिक से वो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हर हम्म। टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी है डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, और ऑल्सो इन माय ओपिनियन, बिकॉज फेज टू में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कुछ छोड़ के चले जाएं। आपको हर एक टॉपिक प्रिपेयर यस, करना पड़ेगा, क्योंकि इनकेस अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर अदर कैंडिडेट्स कैन डू गुड इन दैट कॉन्टेस्ट। एब्सोल्युटली। यस। यस, तो ठीक है। तो फिर सिंस आपने इंटरव्यू का अपना तो एक्सपीरियंस मेरे को बताया है कि आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह किए थे, ये सब किए थे, तो इन जनरल आप नॉर्मल अपना 3 साल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कुछ इन जनरल बताना चाहें फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स टू लर्न, कि उनको किन चीजों पर फोकस करना चाहिए फॉर इंटरव्यू। यस सर, डेफिनेटली। सर, इंटरव्यू पे मुझे लगता है कि कन्वर्सेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम्म वो कन्वर्सेशन वहाँ पे बिल्ड हो गया, थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर बन गया, तो आपको हम्म अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर हम्म ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन की आंसर आप कर ही पाए, लेकिन हम्म। एक वहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन में। यस। एक फ्री फ्लो कम्युनिकेशन स्टेबलाइज हो गया तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो हम्म। ये मैं कहूँगा कि आप थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स पे अभी से काम करना चाहिए, हम्म क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो थोड़े अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो नॉर्मली उनका एक कम्युनिकेशन ऑलरेडी अच्छा होता है, लेकिन हम्म बहुत बच्चों का नहीं होता है। तो आप अगर फेज टू के बाद सिर्फ उस पर फोकस करेंगे तो हम्म उतना टाइम उस होता नहीं है। तो अभी से थोड़ा अगर कम्युनिकेशन स्किल, ये चीज़ माइंड में रखे कि किसी स्टेज पे जाके इंटरव्यू हमें देना ही है, तो हम्म। वो चीज़ को हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि नबार्ड में इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो थोड़ा हम्म। पर्सनालिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है अभी से। यस। तो थोड़ा अपने आप को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है अभी से, क्योंकि हम्म। कुछ लोगों का ये बहुत नेचुरल होता है, लेकिन मेरा भी खुद मैं कहूँगा कि 2 बार से मैं उतना अच्छे से नहीं दे पा रहा था, लेकिन इस बार मैंने बहुत प्रैक्टिस करी मिरर के सामने, और लोगों से मैं जबरदस्ती थोड़ा बात करने का ट्राई करता था, क्योंकि हम हम्म। लोग क्या है कि बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक शैल में चले जाते हैं और थोड़ा सोसाइटी से भी कट ऑफ हो जाते हैं, उतनी यस। बातचीत यस। किसी से होती नहीं है। हम्म तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे काम करना काफ़ी ज़रूरी है अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए, क्योंकि यस। 10-12 मिनट का समय मिलता है, उसी में अपने आप को दिखाना है वहाँ पे। तो वो यस। एक चैलेंज है कि 15 मिनट के अंदर आप जो हो इंटरव्यू के हम्म सामने आपको दिखाना है। तो उसके हम्म लिए अभी से कुछ हम थोड़ा ट्राई करते रहे, तो वो हम्म डेफिनेटली उस टाइम हेल्प करेगा। और थोड़ा प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी अभी काम कर सकते हैं, खासकर जो बच्चे जिनका गैप हो चुका है। जैसे मैं कहूँगा कि एक गलती ये करी कि कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह नहीं किया बीच में, जिससे मेरा थोड़ा गैप कम दिखे। हम्म तो ये सब कुछ कर सकते हैं अगर नबार्ड के लिए इंटरव्यू के लिए कुछ आप रूरल डेवलपमेंट वगैरह में पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा भी कर सकते हैं। कुछ तो हम्म मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए अभी से काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है फेज टू के बाद उतना टाइम या फिर ना मिले कि आप कुछ हम्म वैल्यू ऐड कर पाए। तो अभी से अगर वो हम्म प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करे तो डेफिनेटली हेल्प करेगा इंटरव्यू में। यस। इवन आपने तो बहुत अच्छा रोड मैप दे रखा है स्टूडेंट्स को कि आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, लोकल एफपीओ को आप देख सकते हो, अपने आसपास जाइए, बिकॉज नाबार्ड से एसोसिएटेड रूरल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं ही। आप अपना क्यूरियोसिटी थोड़ा लेके जाइए उधर, और देन यू कैन गेट टू अंडरस्टैंड कि ग्राउंड लेवल पर काम कैसे चल रहा है। तो आपका कन्वर्सेशन और आपका नॉलेज इंटरव्यू में दिखेगा ही दिखेगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है। यस, और सर डेफिनेटली। एक बात और कहना चाहूंगा सर इंटरव्यू के बारे में, कि इस यस। बार इंटरव्यू काफी ओपिनियन बेस्ड रहे हैं। जिनका भी डेफ में पूछने का स्कोप है, तो वो डेफ से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर डेफ हम्म। में हमारे पास कुछ लिखने का है, तो डेफिनेटली वो इधर उधर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर आपसे डेफ हम्म रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर थोड़ा ओपिनियन बेस्ड हो जाता है इंटरव्यू, वरना फिर इंटरव्यूअर के पास पूछने के लिए बहुत सारी चीजें रहती है, वो कहीं हम्म। भी जा सकता है फिर। यस यस। ये सही बोला आपने, बिकॉज यूजुअली जब किसी कैंडिडेट के डैफ में उसके एजुकेशन बैकग्राउंड या फिर उसके हॉबीज या फिर उससे एनी एक्सपीरियंस, तो हमारे पास कंटेंट है, इंटरव्यूअर के पास कंटेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन क्या बनाएंगे? या तो फिर जो कन्वर्सेशन का फ्लो हो रहा है उसी बेसिस पे पूछते चलेंगे वो, या फिर वो रैंडम उनको जो खुद जानना है
तो वो पूछने लग जाते हैं। ये बहुत सही बात बोली आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट चीज की, आप सीजीबी से कैसे एसोसिएटेड थे? सीजीबी से आप एसोसिएशन बताइए, हाउ सीजीबी हेल्प यू इन ऑल थ्री फेजेस। सर सीजीबी के का जो कोर्स था मैंने स्कीम्स के लिए यूज़ किया, एंड हम्म। पीआईबी कंपाइलेशन के लिए मैं इसी पे सीजीपी पे रिलाइज किया। और उसके अलावा सर टेस्ट सीरीज और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया। तो लास्ट 2 इयर्स से मैं और भी कोर्स, मतलब केवल यही प्लेटफॉर्म नहीं था, इसके अलावा एक और भी मैंने यूज़ किया बस। लेकिन हम्म। सीजीबी को मैंने मेनली स्कीम्स एंड पीआईबी कंपाइलेशन के लिए बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया। तो उससे काफ़ी ओके। हेल्प भी मिली मुझे हम्म। फेज 1 और फेज 2 में, खासकर हम्म। पीआईबी से। हम्म। तो इस तरीके से यूज़ किया सर। Okay, okay. So once again, Shubham, congratulations for being selected in NABARD. Okay, so थैंक यू this is सर, all from थैंक यू our सो मच side. सर। I wish to थैंक यू। do very good work in NABARD.